सो हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर मोशन के बारे में। और आज हम उसी मोशन के चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो यूज़ किया जाता है वो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात यह है कि यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो अक्सर क्लास 9th में बच्चे आने के बाद दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कब यूज़ करेंगे, यानी कि कब हम डिस्टेंस को यूज़ करेंगे और कब हम डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस डिफरेंस को आज हम ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, चलो तो बात करते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन ए से और बी पोजीशन तक मूव करता है। ओके, यहाँ पे दो पॉइंट है। कोई पर्सन है जो ए पोजीशन से, अपनी इस पोजीशन से, ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक मूव करता है और बी पॉइंट पे जाके रुक जाता है। ओके, तो अब ये जो पाथ उसने कवर किया है, इस पाथ का हमको जो है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसकी लेंथ है वो है 10 मीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप अगर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करते हो तो आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, तो जो बेसिक सा जो हमने लोअर क्लासेस में ही पढ़ रखा है, जो आपको समझ में आता है, वो सिंपल है कि जिस पाथ पर हम मूव किए हैं उसी पाथ की लेंथ को उसकी डिस्टेंस मानेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पाथ कवर किया था वो था 10 मीटर, तो यानी कि इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 मीटर। तो यहाँ पर हम सिंपली उसको डिस्क्राइब करके लिख देंगे कि जो डिस्टेंस हमने कवर किया है इन दो पॉइंट्स के बीच में वो होगा 10 मीटर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब अगर कोई बोले कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे निकालेंगे? अब उससे पहले डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो कुछ ऐसे किया कि जिस पाथ पर आपने मूव किया था उसी पाथ की लेंथ को हमने कैलकुलेट किया और उसी पाथ की लेंथ थी 10 मीटर, इसलिए हमारा डिस्टेंस हुआ 10 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की डेफिनेशन बनती है वो भी यही होती है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जब कोई बॉडी जिस एक्चुअल पाथ को कवर करती है किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जिस एक्चुअल पाथ को कवर करती है उसकी लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर एक्चुअल पाथ जो था सिर्फ 10 मीटर था, इसलिए इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, 10 मीटर होगी। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए जब हम यहां पर बताएंगे उसके मैग्नीट्यूड को बताएंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट नॉर्थ में गया है, साउथ में गया है, फॉरवर्ड गया है, अपवर्ड गया है या डाउनवर्ड गया है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये वाली, ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर हमने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है, पहले उस बात को समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, जैसा कि इस वर्ड के अंदर दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हो जाना, एक बॉडी जो अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ मूव कर चुकी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ये बताते हैं कि वो बॉडी एक तो जिस पोजीशन में, जिस पॉइंट पे जहां पे थी, उस पॉइंट से किस डायरेक्शन में रखी हुई है और वहां से कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी कि हम जो है डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल पाथ को कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे उसके शॉर्टेस्ट पाथ को। अब ये कैसे होता है और ये इसका क्या मतलब होता है? देखो, फिलहाल इस एग्जांपल में जो एग्जांपल नंबर 1 दिया है, इसके अंदर डिस्टेंस 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, हम उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन को पहले मार्क कर लेते हैं। आपकी जो ए पॉइंट है वो इनिशियल पोजीशन है और आपका जो बी पॉइंट है वो आपका फाइनल पोजीशन है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होता है उसकी लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी ये आपके पॉइंट है, अगर इनका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उन दोनों पॉइंट को हम एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देंगे, तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसकी लेंथ ऑलरेडी आपको दी हुई है, वो है 10 मीटर, विच मीन्स कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो होगा 10 मीटर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि भाई डिफरेंस क्या है, फिर तो डिस्टेंस भी 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। देखो, ये जो हमने केस पढ़ा है, ये केस क्या है, इस केस को समझो। इसमें जो पाथ है वो स्ट्रेट है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। सेकेंड चीज कि जब वो यहां से यहां तक जाता है कोई टर्न नहीं लेता। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा, वो वापस बैकवर्ड नहीं आ रहा, वो सीधा जाके एक पॉइंट पे रुक जाता है। स्ट्रेट पाथ पर जब आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो और एक इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचते हो, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड सेम आता है। क्या आता है? बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस करते हैं हम, उसके अंदर देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होने लगता है। तो
अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया उसकी जो डेफिनेशन तो हमने बता दी, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। बट इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में। यानी कि पहले आप इस पोजीशन पे थे, तो अब यहाँ पर जो गए वो किस डायरेक्शन में हो। क्या आप लेफ्ट साइड में हो, क्या आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, डाउनवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, या अपवर्ड हो, या डाउनवर्ड, जो भी है मूव कर रहे हो। यानी कि आपको कुछ लिख के बताना पड़ेगा। अगर मैं इसको नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन में अगर कर दूं, तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि ए किस डायरेक्शन में गया है, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव किया है, और मैं यहां लिख दूंगा ईस्ट साइड, जो कि डायरेक्शन उसके साथ हो गई कि 10 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर 10 मीटर वो मूव करता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया कि जो बॉडी है या जो पर्सन है वो ए से बी की तरफ मूव करता है, फिर वो बी से टर्न लेता है और सी पॉइंट की तरफ मुड़ता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और इसको पॉइंट मानेंगे सेंटर पॉइंट, तो ये इधर जाएंगे तो ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ये पहले ईस्ट में जाता है, ईस्ट के बाद वो साउथ डायरेक्शन में मुड़ता है। जब वो ए और बी के बीच के जो लेंथ है वो देता है हमको 10 मीटर, और बी से सी पॉइंट तक जाता है, उसकी लेंथ देते हैं 5 मीटर। ओके, अब वो सी से वापस जो है वेस्ट साइड में मुड़ता है, और वेस्ट साइड में बिल्कुल इस पॉइंट तक आता है और 10 मीटर कवर करता है। ठीक है, अब अगर हम इसको कंसीडर कर लें ऐसा कि मान लो कि ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसके ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करता है, बी पर जाता है, फिर सी पर, और फिर लास्ट डी पर आके रुक जाता है। ठीक है, इसको एक रेक्टेंगुलर फील्ड मान लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, या रेक्टेंगुलर फार्म है, जो भी है। तो अब जो है ए से डी तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होगा वो, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो एक्चुअल पाथ को मूव करते हैं। एक्चुअल पाथ क्या है, पहले हम जाएंगे ए से बी की तरफ, तो हम गए ए से बी की तरफ, तो कितना कवर किया, 10 मीटर। तो हम ए से बी की तरफ गए, हमने कवर किया 10 मीटर। अगेन हम बी से टर्न होते हैं, टर्न होने के बाद हम जाते हैं बी से सी की तरफ और कवर करते हैं 5 मीटर। तो हम बी से सी की तरफ गए और फिर हमने कवर किया 5 मीटर। देन अगेन हम एक टर्न लेते हैं और सी से डी की तरफ मूव करते हैं, और डी पॉइंट तक मूव करते हुए हम कवर करते हैं 10 मीटर, और ये डी सी करा हमने, और फिर से हमने किया 10 मीटर। अब वो बोल रहा है कि बताओ ए से डी तक मूव करने का डिस्टेंस कितना हुआ। तो जो एक्चुअल पाथ था हमने उसको लिखा और उसके सारे मैग्नीट्यूड को लिखा, और हम ऐड करते हुए चलेंगे तो हमको इसका टोटल जो मैक्सिमम पाथ जो हमने कवर किया है इसके अकॉर्डिंग वो आ रहा है 25 मीटर। डिस्टेंस क्या आएगा, 25 मीटर, क्योंकि हमने एक्चुअल पाथ जिस पर हम चले थे उसको कैलकुलेट किया। अब ये आपका डिस्टेंस हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमने बोला था शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है I, फाइनल पोजीशन है F। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी मैं ये दोनों साइड दे चुका हूँ 10-10 जो कि इक्वल होंगी। इसकी एक साइड है 5, तो दूसरी साइड क्या होगी। ऑब्वियसली पहले तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं उसमें हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। जब हम कनेक्ट करते हैं हमें ये लाइन मिलती है जो कि BC के पैरेलल होती है। AD जो है यहाँ पर, AD जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो BC की वैल्यू 5 मीटर है, मतलब इस पाथ की भी वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये भी है 5 मीटर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A से D तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा दोनों के बीच का 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा आपका 5 मीटर। कितना आएगा, 5 मीटर। अब इस बात को समझो, हमने डिस्प्लेसमेंट का क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला हमने शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ जो कवर किया गया हो फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो A से D तक पहुंचने के लिए जब सबसे छोटा पाथ कवर करोगे तो क्या वो ये वाला करोगे, नहीं। क्या ऐसे जाके ऐसे करोगे, नहीं। तो आप क्या करोगे, सीधा A से एक लाइन ड्रॉ करोगे D तक और उसी पाथ पर रन करोगे, आप सीधा D के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका शॉर्टेस्ट पाथ, और ये हमारा कैलकुलेट हुआ 5 मीटर क्योंकि वो BC के पैरेलल था, तो हमने उसके लिख दिया 5 मीटर। अब यहाँ पे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें डायरेक्शन बताएंगे। अब आप बताओ, अगर ये सेंटर में यानी कि A जो है यहाँ पर है और वो D जो है उसके नीचे की तरफ है, तो यानी कि वो किस डायरेक्शन में गया, वो गया उसके साउथ में। ठीक है, साउथ में 5 मीटर। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट यही चीज बताती है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन में जहां था उसके बाद उठा के अगर कहीं और रख दिया है तो अब वो कहां से घूम घूम के गया है वो नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि जहां पहले था और अब जो जहां रख दिया उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। डिस्प्लेसमेंट ये होता है, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह चेंज कर दी है, तो उसकी जगह जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसकी शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है कि वहां से वो कितनी दूर है, वहां से घूम के कितना घूम के गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मॉम ने वहां से बुक उठाई हो, फिर यहाँ घूमी हो, इधर गई हो, बाहर चली गई हो, बाहर जाके वापस आई हो और फिर कबर्ड में रखी हो, और फिर वो जो है आप पूछोगे वो कहाँ पर है, कितनी दूर है, तो आपको क्या वो पूरा एक्चुअल पाथ कवर करके बताएंगे कि मैं तो 10 मीटर चली थी, 10 मीटर बताएंगे नहीं, वो आपको सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बताएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना घूम के आया है, डिस्प्लेसमेंट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ठीक है। तो यहां हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर किया। अब जो है इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आप एक बार इसको चेक करो, आपका डिस्टेंस जो है वो आया है 25 मीटर, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ रहे थे। रीजन क्या था कि ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी थी वो कहीं पे भी टर्न नहीं लेती, जैसे यहाँ पे अब टर्न लिया हुआ है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे टर्न लिया है, यहाँ पे टर्न लिया है, टू टाइम जो है उसने टर्न लिया है, तो टर्न लेने की वजह से जितना वो टर्न लेगा उससे उसके मैग्नीट्यूड पर, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। जब पाथ स्ट्रेट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है क्योंकि कोई टर्न नहीं लिया है, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 टर्न लिए, अब देखो वैल्यू जो है कितनी ज्यादा चेंज हो गई, एक आ रहा है 25 मीटर, एक आ रहा है 5 मीटर। तो दूसरे केस से ये पता लगता है, पहले केस से ये पता लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल हो सकती है, सेकंड केस से ये पता लगता है कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब जो है थर्ड केस हम पढ़ेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, यही रेक्टेंगुलर फील्ड लेते हैं और मान लो कि आप जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की तरफ मूव करते हो और ए पे जाके रुकते हो। अब आपने फील्ड का पूरा चक्कर लगा लिया है, अब क्या होगा, ऐसे में इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं तो यहां पे इसको पहले हटा देते हैं, ये चीज हटा देते हैं। आप ए से बी मूव करते हो, 10 मीटर कवर करते हो, ठीक है। आप बी से सी मूव करते हो, फिर 5 मीटर कवर करते हो, फिर आप सी टू डी मूव करते हो, 10 मीटर कवर करते हो, फिर डी से ए मूव करते हो। नेक्स्ट हम फिर से डी से ए भी जा रहे हैं। अब डी से ए जाने में हम कितना कवर कर रहे हैं, 5 मीटर कवर कर रहे हैं। तो अब हमने फिर से सारे मैग्नीट्यूड लिखे, ये एक्चुअल पाथ है, इसलिए हमने इस एक्चुअल पाथ के मैग्नीट्यूड लिखे, और डिस्टेंस निकालने में एक्चुअल पाथ की जरूरत होती है, तो हमने एक्चुअल पाथ लिख दिया। अब जो है इसको सबको कैलकुलेट करो, पहले 25 आ रहा था, अब जो है वो आएगा 30 मीटर, 10 10 20 प्लस 5 5 प्लस 10 30 हो गया, तो 30 मीटर कवर हो गया इनका। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस बार इनिशियल पोजीशन ए थी, लेकिन फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए ही है, तो ए ही इनिशियल ए ही फाइनल, अगर दोनों ही पॉइंट सेम होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में 0 भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हो फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0 हो। इस केस को अच्छे से देखो, अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो पूरा सर्कल यानी कि पूरा एक चक्कर लगा के या बहुत सारे डिस्टेंस कवर करके उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो आपका इनिशियल फाइनल सेम होने की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यानी कि जब भी आप कहीं ग्राउंड में रनिंग करने जाते हो और उस सर्कुलर पाथ में मूव करते हो और एक पॉइंट से स्टार्ट करके दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो एक पूरा साइकिल करने पर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, हम उन एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। ओके, ठीक है, तो ये है पेज नंबर 50 पर। मीटर वैल्यू जो है हम मीटर में लिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ मैं, ये 0 मीटर है तो ये पॉइंट कहलाएगा O, फिर 40 मीटर B, फिर देन 100 मीटर A। ये उन्होंने कुछ लेबल किया हुआ है, ओके। यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ टाइम भी दिया हुआ है उन्होंने कि यहाँ से B तक पहुँचने में टाइम जो है वो 4 सेकेंड, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में जो है टाइम जो होता है वो 10 सेकेंड, और फिर जो उसने केस बताया जिसके अकॉर्डिंग वो ये बोल रहा है कि भाई O से B, फिर B से A और A से अगेन टर्न लेकर B पर, ठीक है, B पर जाते हैं।
ओके, ये किया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, फिर ए पे जाएंगे, फिर वापस टर्न होके 40 मीटर यानी कि बी पर पहुंचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का 4 सेकंड, यहाँ तक मूव किया तो 10 सेकंड लगे, और जब यहाँ जाके वापस टर्न लेके बी पर आया तो टाइम जो था वो 16 सेकंड उसका यूज़ हुआ। ठीक है, हालांकि इसका हमको यूज़ इतना आएगा नहीं अभी, फिलहाल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कवर कर रहे हैं। अब जो है जो क्वेश्चन उसने पूछा मान लो वो ये है कि ओ से पी पॉइंट, देखो इनिशियल पॉइंट ये था और पूरा उसने क्या किया, पहले ओ से बी, बी से ए और वापस बी पर आ गया, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो आफ्टर 16 सेकेंड जो बी पॉइंट पे वो पहुंचा है, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आपको ओ से बी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 16 सेकेंड। ठीक है, 16 सेकेंड के बाद। तो अब पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करना सिंपल था, हमारा क्या था, एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हैं। एक्चुअल पाथ क्या है, ओ से बी मूव करेंगे, तो हम मूव करेंगे ओ बी की तरफ। ओ से बी जो है आपका वो है 40 मीटर। देन हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे, बी से ए की तरफ मूव करें तो वो आ जाता है आपका बी टू ए, जिसको हम लिखेंगे इसके पॉइंट, इसका 40 है, इसका 100 है। तो इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो, आपको 2 पॉइंट दिए हो जिसमें एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 40 और 100 से हो रही है, तो आप इसको करो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 100 माइनस 40 करके कर लो। ठीक है, आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद वापस बी की तरफ आना है, तो बी ए की वैल्यू अगर 60 है तो ए बी की वैल्यू भी क्या होगी, 60 मीटर होगी। तो हमने तीनों के मैग्नीट्यूड लिख दिए पाथ के, भाई ओ से बी 40, बी टू ए 60, फिर ए टू बी वापस 60, तो ये हो गया 40, 60, 60, 100 प्लस 160, तो टोटल आ रहा है 160 मीटर। ठीक है, ये है आपका डिस्टेंस हमने निकाला अभी एक्चुअल पाथ, जिस पर वो जो है जो एग्जांपल है वो मूव करता है, तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल पाथ जो कवर कर रहा है वो है 160 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है ओ से बी तक पहुंचने का 16 सेकंड में वो है 160 मीटर। ओके, अब सेम चीज अगर हम करें डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, आपको इनिशियल देखना है, फाइनल देखना है, बस उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कितना घूम के आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई ये कहाँ गया इससे फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ गया इधर गया उधर गया, कहीं भी जाए, आपको तो सिर्फ इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो भी शॉर्टेस्ट, जिसको हम एक सिंगल लाइन से कवर करते हैं। ये सिंगल लाइन हमने ड्रॉ करी और इस सिंगल लाइन की जो वैल्यू आती है, यानी कि 0 से बी तक की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी स्केल पर है, वो है 40 मीटर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 160 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 40 मीटर, जो कि कम आ रहा है। ठीक है, और हमेशा यही होगा, डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी या उससे कम होगी, और 0 भी हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, अब इसी केस में एक चीज़ और, सॉरी इसमें एक चीज़ और, इसमें डायरेक्शन भी बतानी है। ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो इसको, ये पॉजिटिव मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे बुक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है कि इस डायरेक्शन को अगर वो फॉरवर्ड मूव करता है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो जो बी है वो ओ के सामने की तरफ ही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे 40 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा लूं और मैं कहूं कि मान लो कि वो जो है ये सेकंड केस कर, इसका ये फर्स्ट केस है जो एनसीईआरटी का है। अब ये जो है ये केस हम बना देते हैं, ये मैग्नेटिज्म का है अपना। मैग्नेटिज्म में यह है कि मान लो कि जो पर्सन है वो ओ से बी की तरफ मूव करता है, फिर बी से ए पर जाता है, ए से वापस बी की तरफ आता है, बी से ओ, और ओ से जो है वो आगे, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ओ से वो और आगे मूव करता है एक पॉइंट सी की तरफ। तो मैं ये पॉइंट सी की तरफ बढ़ा देता हूँ, मान लो वो ये इधर गया, फिर लौट के वापस आया, बी की तरफ आया, ओ की तरफ आया, वो थोड़ा सा और इधर मूव कर गया और इस पॉइंट पे जाके रुक गया। इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो है आपकी 20 मीटर। मैंने 20 का गैप दिया, तो यहाँ पे 20 का गैप ले लिया। ठीक है, मैं नाम ऊपर लिख देता हूँ, 20 मीटर नीचे लिख देता हूँ। अब जो है वो यहाँ जाके रुक रहा है सी पर। अब आपको ओ से सी तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो ओ से सी तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो इसी के अंदर थोड़े से और चेंजेस कर देंगे। क्या करेंगे, हम ओ से बी गए, पहले यहाँ से इधर की तरफ गए तो हमने लिया 40 मीटर, फिर बी से ए की तरफ गए तो हमने लिया 60 मीटर, फिर हम अगेन ओ से टर्न करके ओ से वापस बी की तरफ आते हैं, फिर से 60 मीटर कवर करते हैं, फिर हम बी से ओ की तरफ मूव करते हैं, बी टू ओ कितना कर रहे हैं, फिर से 40 मीटर कवर कर रहे हैं, ये 40 मीटर लिया, 40 to 0, 40 - 0, 40 मीटर हो गया। अब जो है हम ओ से सी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम मूव कर रहे हैं O to C, OC, और OC की लेंथ कितनी आ रही है, 0 to 20, यानी कि ये आ रही है 20 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करो कितना हो रहा है,
ये आपका हो जाता है 100, ये आपका हो जाता है 100 विच मीन्स 200, ये डिस्टेंस आती है आपकी 220 मीटर, यानी कि O से मूव करके C तक पहुंचने का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, एक्चुअल पाथ जो कवर हो रहा है हमारा, उसका लेंथ आ रहा है 220 मीटर, मतलब डिस्टेंस है आपकी 220 मीटर। अब इसी को आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लो, और हम क्या कर रहे हैं अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट O और C के बिटवीन, इनिशियल पोजीशन O, फाइनल पोजीशन C, ये O है, ये C है। अब यहां तक पहुंचने का जो रास्ता था उस पर ध्यान नहीं देना कि कहां कहां से होते हुआ गया, हमें तो बस इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ आ रही है 0 से 20 मीटर, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 20 मीटर। अब क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है तो हम इसमें डायरेक्शन बताएंगे। नेक्स्ट टाइम जो इससे पहले जो हमने बात करी थी कि अगर इस डायरेक्शन में मूव किया हमने तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया था, तो अगर मैं इससे इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा और मैं इसका आंसर लिखूंगा 20 मीटर नेगेटिव या बैकवर्ड। ठीक है, तो यहां पर हमने उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों लिख दिया, सही, और प्लस डायरेक्शन भी। एक और एग्जांपल है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है, और ये एक वर्टिकल मूवमेंट है किसी बॉडी का। ओके, तो नेक्स्ट उस पर बात करते हैं और इस टेबल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वन 120 एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है 140, और ये सारी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में। ठीक, इसके बाद हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो बॉल है वो ए पोजीशन यानी कि यहाँ तक जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो बी पोजीशन पे मूव करती है, ठीक है, ओके, तो इस पोजीशन को बोलेंगे ए, ये है आपकी बी पोजीशन, बी पॉइंट, और फिर वो यहाँ से मूव करके 80 मीटर पर, ठीक है, इस पॉइंट के सामने रुकती है। ये है सी, और फिर लास्ट में वो अपने ग्राउंड पर फिर से आ जाती है। ठीक, अब ये डायग्राम है और इससे रिलेटेड एक टेबल दी हुई है। टेबल ये पूछा है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, किन किन पॉइंट के बीच में, ये जो पॉइंट है इसको बोला है ओ, ये ग्राउंड लेवल पे जो है, तो उसने बोला है कि एक तो आप निकालो O to A, एक तो O to O फर्स्ट वाला, फिर O to A, फिर O to B, फिर O to C, ठीक है, और फिर अगेन जब पूरा साइकिल कंप्लीट करके आएगा उसके बाद वापस O to O, ठीक है, ऐसे करके 5 जो है वो उसने केसेस दे दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनिशियल पोजीशन जब वो बिल्कुल मूव नहीं करती तब, फिर O से A पर, B पर, C पर, और फिर पूरा चक्कर लगाने के बाद दोबारा ऊपर आती है तब। ठीक है, तो इसका टेबल है, तो टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं, हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल पोजीशन के लिए। अब मान लो ये है O से O के लिए, ठीक, और आपको यहां लिखनी है डिस्टेंस और यहां लिखना है आपको डिस्प्लेसमेंट, ओके, और इनिशियल पॉइंट जो है आपका, इनिशियल पॉइंट जो होगा वो O होगा, पॉइंट O टू नेक्स्ट पॉइंट क्या है, O से O तक के, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव ही नहीं करता है, क्या बोला मैंने, मूव ही नहीं करता है, तो ना वो डिस्टेंस कवर करेगा ना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, विच मीन्स कि उसका डिस्टेंस भी 0 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 0 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब वो O से, इनिशियल पोजीशन O से वो नेक्स्ट मूव कर रहा है A की तरफ, तो A की तरफ मूव करता है, चलो इस O से A की तरफ मूव कर रहा है। अब ये देखो, चाहे वर्टिकल है लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन, हमें दिखे तो ये स्ट्रेट लाइन ही दी है, तो O से स्ट्रेट मूव करता हुआ इस A पोजीशन की तरफ मूव करता है। अब यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है, जो एक्चुअल पाथ है उसके ऊपर रन करो, ये एक्चुअल पाथ 0 से स्टार्ट होता है 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 से जाता है 40 सेंटीमीटर और वहां पे रुक जाता है, तो यहां से यहां तक का जो एक्चुअल पाथ है वो है 40 सेंटीमीटर। स्केल पे जब कुछ ऐसे निकालते हैं जिसमें एक और जो दो मैग्नीट्यूड दिए हों, तो आप ऐसे करके निकालोगे कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट, तो ये फाइनल पॉइंट है 40 माइनस इनिशियल पॉइंट 0, आंसर आपका आ गया 40 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच की लेंथ आ गई। तो ये आपका आ रहा है 40 सेंटीमीटर। ओ से ए तक जो ये मूव किया है, एक्चुअल पाथ जो कवर किया है वो है 40 सेंटीमीटर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं जब पाथ स्ट्रेट हो और ऑब्जेक्ट कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है और बिल्कुल पाथ स्ट्रेट है, तो जो भी आपकी डिस्टेंस आ रही है वही डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो, कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, तो वो आएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ओ से बी पॉइंट तक मूव करते हैं। अब यहां से यहां तक मूव करते हैं, तो ये स्ट्रेट पाथ ओ से बी की तरफ जाता है। अब यहाँ पे ओ जो है, ओ की जो सामने जो वैल्यू है वो है 0, ठीक है, मैं इसको यहां कर देता हूं, इन दोनों के बीच का निकालना है। अब इनिशियल पोजीशन जो है उस पे तो वैल्यू है 0 और फाइनल वाले पे कितना आ रहा है आपका? फाइनल वाले पे आ रहा है 140। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसको निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। लास्ट रीडिंग 140 है, इनिशियल रीडिंग 0 है, दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक की आपको पता लग जाएगी और वो आएगी 140 सेंटीमीटर। देखो, अगर स्टार्ट 0 से हो रहा है तो जो भी लास्ट पॉइंट आएगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। स्टार्ट 0 से हो रहा है, लास्ट एंड 140 पे हो रहा है, तो उसकी लेंथ 140 आएगी। पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, तो 0 से इसका 140 का आ रहा है, आपका टोटल लेंथ कितनी आ रही है? 140 सेंटीमीटर, जो ये एक्चुअली कवर कर रहा है वर्टिकली। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर से वही बात कि पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है और यहां तक पहुंचने में वो कोई टर्न नहीं लेता है। जब कोई टर्न नहीं लेगा तो वैल्यू फिर से सेम आएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी इक्वल आएंगे। नेक्स्ट, अब जो है वो बोल रहा है ओ से सी का, यानी कि नेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे सी तक मूव करने का। अब सी तक मूव करने के लिए दिक्कत ये है कि वो ओ से बी पर जाने के बाद टर्न लेता है, ए पे नहीं ले रहा, जहां पे टर्न ले रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये सीधा बी तक जाता है और वहां से टर्न लेता है और फिर से डाउनवर्ड आता है। अब टर्न ले रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो पहले तो हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, जो पाथ है उसको कैलकुलेट करते चलो। सी तक पहुंचने के लिए पहले वो ओ से बी तक जाता है, ओ से बी तक की पाथ को कवर करता है, फिर वो बी से टर्न लेके बी से सी तक आता है, फिर वो जाता है बी से सी तक का, और सी पे आप यहीं पे रुकना है। अब उसकी लेंथ क्या है यहां तक पहुंचने में? तो अब इनको कैलकुलेट कर लो। ओ से बी तक की जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 140, प्लस बी से सी तक की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। अब जैसे मैंने बोला था 0 से स्टार्ट हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर सी और बी के वैल्यू देखो, सी की वैल्यू जो सी के सामने जो मैग्नीट्यूड है वो है 80 और ये है 140। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये इनिशियल ये फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है, इनको आप नंबर्स को बस क्या करो, माइनस कर लो। 140 माइनस आपका 80 हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर डाउनवर्ड में आपका ये आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी से सी तक की जो लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर। तो जब हमने 60 लिखा, यहाँ तक के बीच की लेंथ, आप 140 माइनस 80 करोगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 200 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है सी तक पहुंचने में। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं ओ से सी तक का। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो पहले इनिशियल पोजीशन मार्क कर लो, फाइनल कहाँ पे रुका है? फाइनल यहाँ पे रुका है। अब करना क्या है, इसको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पूरा राउंड कहाँ कहाँ गए वो नहीं देखेंगे, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखो, ये स्ट्रेट लाइन ये रही, ये ओ का पॉइंट है, यहाँ से सीधा सी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, ओ से सी पॉइंट तक जा रहा है। इस स्ट्रेट पाथ को कैलकुलेट करो। देखो, यहाँ से ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही है, बराबर ही है, तो आप ये वाली लेंथ कैलकुलेट करो, ये करो, एक ही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है वो 0 से 80 यानी कि 80 सेंटीमीटर आ रही है, सी तक जो आ रहा है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो है 80 सेंटीमीटर। क्या आएगा शॉर्टेस्ट पाथ? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ ओ से सी तक के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली। तो स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करो ओ से सी तक के बीच में और उसको कैलकुलेट करो तो वो ये आ रहा है, ये चीज आ रही है जो कि है 0 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू जो है सी तक की 80 सेंटीमीटर। अब ओ से ओ तक का फिर से निकालना है, जब आप पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि आप मूव कर रहे हो इतना ज्यादा डिस्टेंस, उसके बाद तो हम चलेंगे ओ से ओ तक के लिए। तो पहले हम गए ओ से बी तक। मैं ओ से ए फिर ए से बी क्यों नहीं ले रहा? जहां पे मैं टर्न ले रहा हूं उसको ले रहा हूं, उसको कंसीडर कर रहा हूं फिलहाल के लिए ताकि जल्दी हो जाए। तो मैं ओ से सीधा बी तक जाता हूं, ओ से बी तक जाता हूं, फिर क्या करता हूं मैं बी से डायरेक्ट वापस ओ पोजीशन पे आता हूं, बी से वापस ओ पोजीशन पे आ गया। तो ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 140, ये आ रही है आपकी 140, प्लस इस पॉइंट से वापस ग्राउंड तक आने में फिर से आप कितना कवर कर रहे हो? बी टू ओ, वो भी है 140, यानी कि आपका आंसर आ गया 280 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका? 280 सेंटीमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चलो, ओ से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन ओ, कहाँ पे एंड किया? वापस घूम फिर के ऊपर ही आ गए, तो फाइनल पॉइंट भी ओ। जब दोनों ही पॉइंट सेम होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ओके,
तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड वाला एग्जांपल भी कंप्लीट होता है और आपके ये जो क्वेश्चंस हैं अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेबल 4.1 से रिलेटेड, दैट चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब मैं स्टेटमेंट आपको रीड कर देता हूं, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, फर्स्ट है इट इज नेवर जीरो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला है इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस, के डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट जो बोलता है ये इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, के मैग्नीट्यूड है जो है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस से कम या उसके इक्वल हो सकता है। ओके, ये थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केसेस, कि जितने भी केसेस होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले, उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कम ही आती है, मतलब उसके इक्वल नहीं आती, कभी भी हमेशा कम ही आती है, इक्वल वाला केस ही नहीं है। तो फर्स्ट वाले में उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हो सकता है, सॉरी कभी भी जीरो नहीं होता। सेकंड उसमें उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है डिस्टेंस से ज़्यादा होती है। थर्ड वाले में उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो कम होती है या फिर उसके इक्वल होती है। और फोर्थ वाले में वो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कम ही होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन सा केस आपका सही है? देखो, फर्स्ट केस उन्होंने बोला कि कभी भी जीरो नहीं होता। हो सकता है, हमने एक केस देखा है कि जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हो और आप पूरा साइकिल करके उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो आपका इनिशियल और फाइनल सेम होने की वजह से उनका शॉर्टेस्ट पाथ जीरो हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो पहले वाला स्टेटमेंट जो है उनका वो इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। सेकंड वाला बोला कि इट कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस, ये भी नहीं हो सकता। हमने अभी तक कितने एग्जांपल किए हैं, उसमें हमको एक भी नहीं मिला। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हो और शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा या फिर उससे छोटा ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बहुत सारे एग्जांपल है जिससे प्रूव कर सकते हैं हम। थर्ड वाला जो है उसने बोला है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस और इक्वल टू द डिस्टेंस, कि उसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो जो है या तो कम होता है या फिर उसके बराबर होता है, जो हमने प्रूव किया है कि या तो वो बराबर होगा, जैसे यहाँ बराबर है इन केसेस में बराबर आ रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा आएगा। यहाँ पर देखो 200, यहाँ पर देखो 80, यहाँ पर आ रहा है 280, यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा हो सकता है या उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला बोला था कि हमेशा ही जीरो होगा, तो हमेशा जीरो तो नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो इक्वल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो नहीं हो सकता। इवन यहाँ पर भी कम है लेकिन जीरो नहीं है, तो फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट गलत है। यानी कि हमारे चारों स्टेटमेंट में से थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से या तो कम होगी उसके इक्वल होगी। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये ए बी एंड सी ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा, ठीक है, बॉडी जो है वो ए से बी की तरफ मूव करती है और 4 सेंटीमीटर कवर करती है, फिर देन बी टू सी मूव करती है और 3 सेंटीमीटर कवर करता है। आपको जो है ए टू सी का एक तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको इनको दोनों को कैलकुलेट कर इन दोनों को कैलकुलेट करके बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।